सोचिए एक ऐसा दौर जब दिल्ली का लाल किला अपनी शान पर था, मुगल दरबार में शहनाइयाँ बज रही थी और दुनिया भर से लोग इस शाही ताकत को देखने के लिए आते थे। और इसी दौर में समुद्र पार से कुछ अंग्रेजी व्यापारी भी आते थे, दरबार के सामने झुकते थे, उन्हें तोहफे देते थे और बदले में वहाँ पे व्यापार करने की इजाज़त मांगते थे। उस वक्त पे तो वो सिर्फ कपड़े, मसाले, रेशम की खरीदारी करते थे, मगर एक सदी के अंदर ही सब कुछ बदल गया। From Canada to India, from Australia to Nigeria. William Hawkins, an English envoy of the East India Company, he stood before Emperor Jahangir. The British Empire once ruled over a third of the people on earth. But the empire needed no foreign hand to shape its destiny. Why do I regard British rule as a curse? जो लोग पहले इजाज़त मांगते थे वही अपनी कंपनी की फौज लेकर आ गए, मुगल बादशाह को पेंशन पर डाल दिया और हिंदुस्तान का खजाना अपने हिसाब से चलाने लगे। ये सिर्फ तलवार या तोप की नहीं बल्कि दिमाग, सियासत, दौलत और धोखे की कहानी है। ईस्ट इंडिया कंपनी ने मुगल एम्पायर की कमजोरी का पूरा फायदा उठाया। डिवाइड एंड रूल के जरिए राजनीति को अपनी कंट्रोल में किया, खजाने पर कब्जा किया और डिसिप्लिन और आर्टिलरी के थ्रू कई जंगों में जीत हासिल की। आज हम इस पूरे सफ़र को समझेंगे कि मुगल्स के शान से लेकर उनके डाउनफॉल की कहानी कैसे बनी और कैसे फौज और नई टेक्नोलॉजी के फर्क ने हिंदुस्तान का इतिहास पूरी तरह बदल दिया। यह 1707 मुगल सल्तनत अपनी ऊंचाई पर थी, लेकिन इस साल एक बड़े बदलाव की शुरुआत हो गई। ये वही साल है जब औरंगजेब का देहांत हुआ। औरंगजेब ने लगभग 50 साल तक राज किया था, पर उसके मरने के बाद मुगल एम्पायर की ताकत धीरे धीरे कम हो रही थी। औरंगजेब के गुजरने के तुरंत ही बाद उसके बेटे तख्त के लिए लड़ने लगे। अगले कुछ सालों में मुगल गद्दी पर बार बार बदलाव हुआ। एक वक्त ऐसा भी आया जब सिर्फ एक ही साल के अंदर 4 अलग अलग एम्पायर्स दिल्ली के तख्त पर बैठे और उतर गए। ये कांस्टेंट बदलाव ने मुगल एम्पायर के अंदर कंफ्यूजन और कमजोरी पैदा कर दी। दूसरी ही तरफ अलग अलग रीजनल पावर्स ने अपने पैर जमाने शुरू कर दिए। मराठास दक्खन से उठकर उत्तर भारत में आए। पंजाब में भी सिख्स ताकतवर हो रहे थे। राजपूत और जाट रूलर्स भी अपनी इंडिपेंडेंस दिखाने लगे। मतलब मुगल बादशाह अब सिर्फ नाम का एम्परर रह गया था और हर जगह लोकल रूलर्स अपनी मर्जी से चलने लगे। और इन सब के बीच सबसे बड़ा झटका लगा 1739 में, जब पर्शियन किंग नादिर शाह ने दिल्ली पर हमला किया। उसने पूरा शहर लूट लिया, लाखों लोग मारे गए, मुगलों का फेमस पीकॉक थ्रोन भी वहां पे ले गए और हमारा कोहिनूर डायमंड भी ईरान ले गए। ये घाव इतना गहरा था कि मुगल साम्राज्य इसके बाद कभी संभल ही नहीं पाया। 1740 से लेकर 1750s में मुगल एम्पायर और छोटा हो गया। बंगाल, अवध, हैदराबाद जैसे बड़े सूबाज अपने आप को अलग अलग मानने लगे। दिल्ली का बादशाह बस अब एक नाम का राजा था, जिसके कंट्रोल में सिर्फ लाल किला था और उसके आसपास की कुछ जमीन। यही वक्त था जब समुद्र के रास्ते से आई एक ट्रेडिंग कंपनी, जो पहले दरबार में तो कुछ भी करने से पहले इजाज़त मांगती थी, अब मुगलों की कमजोरी देख रही थी। और तब उन्होंने सोचा कि अब हम सिर्फ व्यापार नहीं, हमारी सल्तनत बनाएंगे। ये थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सोच। तो आइए जानते हैं इन सब की शुरुआत कैसे हुई। दरअसल 16वीं सदी में ही इंग्लैंड से कुछ व्यापारियों ने एक कंपनी बनाई जिसका नाम रखा गया था ईस्ट इंडिया कंपनी। उसका असली मकसद था एशिया में मसालों का व्यापार करना। शुरुआत में तो वो इंडोनेशिया और ईस्ट इंडीज़ गए, पर वहाँ पे पहले ही डच बहुत स्ट्रांग थे, इसलिए अंग्रेज़ अपना फोकस इंडिया पर ले आए, जहाँ कपड़ा, सिल्क, इंडिगो का व्यापार दुनिया भर में फेमस था। 16वीं सदी के शुरुआत में मुगल एम्परर जहांगीर ने एक फरमान दिया जिससे कि वो सूरत के पोर्ट्स पर छोटी ट्रेडिंग फैक्ट्री खोल सके। फैक्ट्री माने कि उनका गोडाउन जहाँ पे वो माल रखते थे, और कुछ अंग्रेज एजेंट्स थे जो डील करते थे। शुरुआत में तो अंग्रेज मुगलों के सामने व्यापारी थे। उन्हें हर बार मुगलों के सामने और बादशाहों के सामने दरबार में इज्जत के लिए झुकना पड़ता था। लेकिन 1717 में एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ हुई। एम्परर फारूक शाह ने मुगल कंपनी को बंगाल में एक ड्यूटी फ्री ट्रेड करने का हक दे दिया। मतलब वो बंगाल जैसे अमीर प्रोविंस में बिना टैक्स दिए अपना माल खरीद और बेच सकते थे। उनके लिए एक गोल्ड माइन बन गया था। पर बंगाल के नवाब्स को लगने लगा कि ये तो बंगाल का सारा खजाना लूट लेंगे। इसी दौरान कंपनी ने अपने फोर्ट्स को मजबूत बनाना शुरू कर दिया। अपने गार्ड्स को इंडियन सिपॉइज के रूप में ट्रेन करने लगे। मतलब कल के व्यापारियों ने आज के समय में छोटे छोटे फौजी कैंप्स बनाना शुरू कर दिया। फिर आया 1756, जब बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला ने कोलकाता पर कब्जा कर लिया और ब्रिटिश फैक्ट्री को तोड़ दिया।
इस चीज से अंग्रेज बहुत गुस्सा हो गए। रॉबर्ट क्लाइव जो एक ऑफिसर था, वो मद्रास से बंगाल तक आया। 1757 में उसने बैटल ऑफ प्लासी लड़ी। बैटल ऑफ प्लासी में अंग्रेज के पास सिर्फ 3000 सिपाही थे, जबकि सिराजुद्दौला की सेना में 50,000 सैनिक थे। लेकिन रॉबर्ट क्लाइव ने सिराज के अपने ही कमांडर को पैसे देकर धोखा देने के लिए राजी कर दिया। जंग के दिन मीर जाफर ने अपनी फौज चलाई ही नहीं, जिसका परिणाम यह हुआ कि सिराजुद्दौला के पास 50,000 की सेना होने के बावजूद भी अंग्रेज जीत गए, और इस जीत ने सब कुछ बदल दिया। बंगाल जैसा अमीर सूबा का खजाना कंपनी के हाथ में आ गया। रॉबर्ट क्लाइव एक लखपति बनकर इंग्लैंड लौट चुके थे और ईस्ट इंडिया कंपनी को सिर्फ एक ट्रेडिंग कंपनी नहीं बल्कि एक पॉलिटिकल पावर बना के लौटे थे। बैटल ऑफ प्लासी के बाद ब्रिटिशर्स की ईस्ट इंडिया कंपनी अब बंगाल की असली मालिक बन गई थी। लेकिन उनका ये गेम यहीं नहीं रुका। अब उन्होंने अपने पपेट नवाब बनाना शुरू कर दिया। पहले मीर जाफर, फिर उसका दामाद मीर कासिम। जब कोई नवाब उनकी बातों से हटने लगता तो कंपनी उसे हटाकर दूसरा नवाब ला देती। मीर कासिम ने शुरुआत में तो ब्रिटिशर्स का साथ देने के लिए हाँ कहा, पर थोड़े ही दिनों में उसने ब्रिटिशर्स की एक्सेसिव डिमांड पर आवाज़ उठाना शुरू कर दिया। उसने बंगाल के खजाने को बचाने के लिए रिफॉर्म्स किए, लेकिन ब्रिटिशर्स को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। तब मीर कासिम ने मुगल एम्परर शाह आलम II और अवध के नवाब सिराजुद्दौला के साथ अलायंस बनाई। ये तीन पावर मिलकर कंपनी को बंगाल से निकलना चाहते थे, और जब ये तीन साथ में आए उसका रिजल्ट हुआ द बैटल ऑफ बक्सर। यहाँ एक तरफ मुगल एम्परर, अवध के नवाब और मीर कासिम की कंबाइंड आर्मी लगभग 40,000 सिपाहियों की थी। दूसरी तरफ ईस्ट इंडिया कंपनी के पास थे सिर्फ 7,000 डिसिप्लिन ट्रूप्स। लेकिन ब्रिटिश आर्मी की ट्रेनिंग और आर्टिलरी का फ़र्क यहाँ पे क्लियरली समझ आने लगा। उनके यूरोपियन स्टाइल फायरिंग लाइंस और कोऑर्डिनेशन ने बड़े बड़े अटैक्स को रोक दिया। दूसरी तरफ मुगलों में 3 अलग अलग लीडर्स थे, जिनके बीच ना कोई प्रॉपर कोऑर्डिनेशन था, ना ही तालमेल। इसलिए सिर्फ 7,000 की सेना होने के बावजूद भी ब्रिटिशर्स जीत गए। बैटल ऑफ बक्सर के बाद सबसे बड़ा पॉलिटिकल ट्विस्ट आया। एम्परर शाह आलम II को मजबूर करके 1756 में ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद साइन करवाई गई। इस ट्रीटी के जरिए कंपनी को बंगाल, बिहार और ओडिशा की दीवाने राइट्स मिल गए। मतलब अब कंपनी खुद टैक्सेस कलेक्ट करेगी और मुगल एम्परर सिर्फ नाम का होगा। ये ब्रिटिशर्स के लिए सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट बन चुका था। अब कंपनी के पास पैसे भी थे और फौज भी थी, और इसकी बात हम आगे वीडियो में डिटेल में करेंगे। इस वक्त कंपनी ने एक नया फॉर्मूला बनाया, डिवाइड एंड रूल। मतलब एक इंडियन स्टेट को दूसरे इंडियन स्टेट के खिलाफ यूज़ करना। अगर ब्रिटिशर्स को मराठा स्ट्रांग लगते तो वो उनके दुश्मनों को जाकर सपोर्ट करते। अगर मैसूर पावरफुल होता तो वो मराठास का साथ ले लेते। इसी तरह से वो हर स्टेट को कैप्चर करते गए। 18वीं सेंचुरी के एंड तक उन्होंने लॉर्ड वेलेस्ली के टाइम पे सब्सिडरी अलायंस का सिस्टम इंट्रोड्यूस किया। इसके अंदर इंडियन रूलर्स को मजबूर किया गया कि वो अपनी आर्मी में ब्रिटिशर्स को भी रखें और उनका खर्चा भी उठाएं। इन रिटर्न ब्रिटिशर्स उन्हें प्रोटेक्शन देंगे। लेकिन इसका असली मकसद तो ये था कि अब एक राजा अपनी खुद की पॉलिसी नहीं चला सकता था, ना ही अपनी सेना। वो इनडायरेक्टली ब्रिटिश के पपेट बन गए। इस डिवाइड एंड रूल पॉलिसी का रिजल्ट ये था कि एक एक करके सारे बड़े पावर्स ब्रिटिशर्स के सामने झुकने लगे। मैसूर के टीपू सुल्तान को 1799 में हरा दिया गया। मराठास की पावर भी 1818 आते तक खत्म होने लगी। 1803 में ब्रिटिश आर्मी ने दिल्ली कैप्चर कर ली और मुगल एम्परर शाह आलम II को अपने प्रोटेक्शन में ले लिया। मतलब अब तक भी उनके कंट्रोल में था और एम्परर सिर्फ एक पेंशनर बन गया था। एक मामूली ट्रेडिंग कंपनी अब हिंदुस्तान के हर बड़े राज्यों को हरा रही थी या फिर उन्हें अपने कंट्रोल में ले रही थी। और ये सब हुआ पॉलिटिक्स, धोखे और केयरफुली प्लान्ड अलायंस के थ्रू। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की असली ताकत सिर्फ तलवार या तोप से नहीं आती थी, बल्कि पैसे से आती थी। और ये पैसा आया कहाँ से था? इंडिया के खजानों और खेतों से। 1756 के बाद जब कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा के दीवानी राइट्स मिले तो मतलब ये था कि वो अब खुद टैक्स कलेक्ट करेगी। बंगाल उस टाइम पे दुनिया का सबसे रिचेस्ट प्रोविंस माना जाता था। यहाँ का कपड़ा, रेशम और मसलिन यूरोप में बहुत फेमस और डिमांड में था। अब कंपनी ने बंगाल के खजाने को अपने उपयोग के लिए यूज़ करना शुरू कर दिया था। मतलब बंगाल खुद अपना खर्चा चलाने की जगह कंपनी के वॉर्स और एक्सपांशन को फंड करने लगा। 1793 में गवर्नर जनरल कॉर्नवालिस ने बंगाल में एक सिस्टम इंट्रोड्यूस किया, परमानेंट सेटलमेंट। इसके अंदर ज़मींदार को ज़मीन का मालिक तो बना दिया जाता था, पर उन्हें एक फिक्स रेवेन्यू देना पड़ता था ईस्ट इंडिया कंपनी को, चाहे उनके खेत में फसल उगे या ना उगे, जिससे वहाँ के ज़मींदारों पर और आम नागरिकों पर और ज़्यादा दबाव पड़ना शुरू हो गया। कैश क्रॉप्स जैसे इंडिगो और ओपियम ज़बरदस्ती उगवाए गए क्योंकि वो ब्रिटिशर्स के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल थे।
1770s आते आते द ग्रेट बंगाल, जो एक वक्त बहुत अमीर हुआ करता था, वो इस वक्त फैमिन का शिकार बन चुका था। और ना सिर्फ बंगाल, इस वक्त तक इंडिया का 1/3 पॉपुलेशन मारा गया था फैमिन की वजह से। दूसरा बड़ा इकोनॉमिक अटैक था डी इंडस्ट्रियलाइजेशन। बंगाल के कपड़े और मसलिन दुनिया भर में मशहूर थे, पर ब्रिटिशर्स ने उन्हें सिस्टमेटिकली डिस्ट्रॉय किया। उन्होंने इंडियन आर्टिसंस को या तो चीप रेट्स पे या तो काम करने के लिए मजबूर किया, या फिर अपने ब्रिटिश मशीन में टेक्सटाइल्स इंडिया में डंप कर दिया। धीरे धीरे इंडियन वीवर्स बेरोजगार होने लगे और पूरे शहर में गरीबी छाने लगी। कंपनी ने सॉल्ट, ओपियम और टी जैसी कमोडिटीज़ पर मोनोपोली बना ली। बिहार के हर एक किसान को ओपियम उगाने के लिए मजबूर किया गया और फिर ओपियम को चाइना में भेजकर ब्रिटिश अपने प्रॉफिट बनाने लगे। ये सब मिलाकर इंडिया के खजाने को ब्रिटेन भेजना शुरू कर दिया। इसे हिस्टोरियंस ने कहा ड्रेन ऑफ वेल्थ। मतलब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी धीरे धीरे करके इंडिया का सारा खजाना लूट रही थी। यहाँ पे लोग गरीब हो रहे थे और वहाँ पे लोग अमीर। 1857 के एंड तक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का राज पूरे हिंदुस्तान में फैल चुका था। लेकिन इस साल एक आखिरी बड़ी कोशिश हुई। इसमें कुछ सैनिक, कुछ राजा और कुछ आम लोग शामिल थे। उन्होंने फिर दिल्ली को अपना सेंटर बना दिया और एक बुजुर्ग बादशाह बहादुर शाह जफर को अपना सिंबॉलिक हेड बना दिया। रेड फोर्ट पर मुगल झंडा फिर से लहराया और ऐसा लगा कि मुगल एम्पायर की रूह वापस आ गई। लेकिन ब्रिटिशर्स ने इस रिवॉल्ट को आसानी से नहीं जाने दिया। उन्होंने इस रिवॉल्ट को एक वॉर में बदल दिया। दिल्ली दोबारा से कैप्चर हो गई, लाखों लोग मारे गए और मुगल शाही परिवार का नामो निशान मिटा दिया। बहादुर शाह जफर को ट्रायल पर ले जाया गया और उन्हें रंगून भेज दिया और 1862 में आखिर में उनकी जेल में ही मौत हो गई। एक समय का बादशाह जो दुनिया के सबसे अमीर तख्त पे बैठता था, उसका अंत में कोई नामो निशान ही नहीं रहा। 1858 के बाद कंपनी को हटाकर ब्रिटिश क्राउन ने डायरेक्ट रूल ले लिया। अब क्वीन विक्टोरिया एम्प्रेस ऑफ इंडिया बन गई और एक नया युग की शुरुआत हुई। ये युग एक बहुत ही पावरफुल ब्रिटिश राज बनने वाला था। ये था सफ़र एक ट्रेडिंग कंपनी का जो घुटनों के बल इज्जत मांगती थी, वही आज के समय में पूरे हिंदुस्तान पर हुकूमत चला रही है।